हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द 8th लेक्चर ऑन द टॉपिक इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, and after that we will do the journal entry in case of redemption of debenture, and after that we will do one practical problem on the topic issue and redemption of debentures. Okay. और हाँ, मुझे एक बात भी कहनी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि दिस वीडियो सीरीज इज नॉट ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। केवल ये 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है वीडियो सीरीज। अगर आप बीबीए के हैं या बीकॉम के हैं या एमकॉम के हैं या एमबीए के हैं, ठीक है, और अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, देन दिस वीडियो सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, मैं इन लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे आज मैं अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग, जर्नल एंट्री, मेथड्स डिस्कस कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि बीकॉम के लिए अलग होगा इसका मतलब, बीबीए के लिए अलग होगा, 12th क्लास के लिए अलग होगा, ऐसा एकदम नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, और मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रही हूँ। राइट, तो ये बात अब क्लियर हो गई ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ये जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मीन्स रिडीम करना। कंपनी, हम जानते हैं कंपनी डिबेंचर के फॉर्म में क्या होता है, मार्केट से फंड रेज करती है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जनरली 5 साल 10 साल लंबे ड्यूरेशन के लिए फंड रेज करती है। तो उस ड्यूरेशन के बाद जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करती है ना, जब रीपे करती है, वापस कर रही होती है, तो उसी को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। राइट, हम जानते हैं कि डिबेंचर्स के फॉर्म में कंपनी क्या कर रही होती है, मार्केट से लोन के फॉर्म में फंड रेज कर रही होती है। तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक तरीके की सी लाइबिलिटी है। कंपनी ने अगर मार्केट से, जनरल पब्लिक से लोन के फॉर्म में फंड रेज किया है, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब कंपनी अपने जो भी लाइबिलिटीज है वो खत्म कर रही हो, वो डिस्चार्ज कर रही हो। कैसे? बाय द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को उनका जो पैसा है उसको रीपे करके, वापस करके, जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को खत्म कर रही हो, डिस्चार्ज कर रही हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, और जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसमें प्रॉपरली पूरा मेंशन होता है कि क्या टर्म एंड कंडीशन होगी इशू एंड रिडम्पशन के टाइम। ठीक है, मतलब कि रिडम्पशन जो होगा, डिबेंचर का जो रिडम्पशन होगा, वो एट पार होगा कि प्रीमियम पे होगा या फिर डिस्काउंट पे होगा। ठीक है, ये प्रॉपरली मेंशन रहता है किसमें, प्रोस्पेक्टस ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करती है, तो हम पढ़ चुके हैं कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है इशू के टाइम। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्टस में प्रॉपरली मेंशन रहता है कि डिबेंचर किस कंडीशन, क्या टर्म एंड कंडीशन पे इशू हो रहे हैं, किन टर्म एंड कंडीशन में रिडीम होंगे। और जो डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है, अगर किसी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर अलॉट होता है तो उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी प्रॉपरली ये बातें मेंशन रहती है, सारी टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। राइट, यहां तक समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है कंपनी के पास डिबेंचर को रिडीम करने के। तो कंपनी के पास 4 मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है बाय पेमेंट इन लम सम आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड। दूसरा मेथड क्या है, बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या जिसको एनुअल ड्राइंग भी कहते हैं। तीसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर। चौथा मेथड क्या है, बाय परचेजिंग ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट। ओके, तो ये 4 मेथड कंपनी के पास अवेलेबल हैं डिबेंचर को रिडीम करने के। तो चलिए इन मेथड्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, बाय पेमेंट इन लम सम आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड। इसका मतलब क्या है, इस मेथड को अगर कंपनी यूज करती है तो इस मेथड में कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है बाय पेइंग द डिबेंचर होल्डर इन लम सम।
लमसम मतलब इकट्ठा, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, पर्टिकुलर ड्यूरेशन मतलब जितने ड्यूरेशन के लिए डिबेंचर इशू हुए थे, उस ड्यूरेशन के बाद, वो जब ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है तो उस स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद कंपनी जो इकट्ठा लमसम में जो डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करती है, तो उसको कहा जाता है बाय पेमेंट इन लमसम। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या जिसको एनुअल ड्रॉइंग मेथड भी कहते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब किश्तों में। जब कंपनी इकट्ठा एक बार में पैसा वापस ना करके किश्तों में, एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करती है डिबेंचर होल्डर को, तब उसको कहते हैं बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट कितने की इंस्टॉलमेंट होगी, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करते हैं कि टोटल जो डिबेंचर का अमाउंट है जो रिडीम होना है, उसको डिवाइड किया जाता है कि कितने साल के लिए डिबेंचर इशू है। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी कितने की इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर को रिडीम करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए 1 लाख के डिबेंचर कंपनी को रिडीम करने हैं। ठीक है, और कंपनी ने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किया हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करिए, यू विल गेट 20,000, यानी कंपनी क्या है 20-20 हजार करके डिबेंचर को रिडीम करेगी। ओके, अब ये जो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको ड्रॉइंग बाय लॉटरी मेथड या ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड या एनुअल ड्रॉइंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे। नाउ कम टू थर्ड मेथड, देखते हैं तीसरा मेथड कौन सा है। तीसरा मेथड है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर और न्यू डिबेंचर्स। मतलब क्या है? इस मेथड में डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको ये राइट दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर अगर चाहे तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने डिबेंचर को, किसके बदले में? शेयर्स के बदले में, या न्यू डिबेंचर्स के बदले में अपने जो पुराने डिबेंचर है उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये उनको ऑप्शन दिया जाता है। और ये जो न्यू डिबेंचर्स या जो न्यू शेयर जो इशू होंगे डिबेंचर होल्डर को, ये एट पार भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। अच्छा, वैसे आप याद करिए हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ डिबेंचर्स। वहां पे हमने पढ़ा था ना कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, तो अगर डिबेंचर होल्डर के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ये खास बात है, अगर डिबेंचर होल्डर के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है तभी ये ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास। ठीक है, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर को ही कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तभी अवेलेबल है जब डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हो। राइट, तो दिस वाज द थर्ड मेथड। नाउ कम टू फोर्थ मेथड, चौथा मेथड देखते हैं क्या है। बाय परचेजिंग ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट, यानी कंपनी अपने खुद के जो डिबेंचर्स हैं वो ओपन मार्केट से परचेज कर ले। ये भी ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है रिडीम करने का, कि कंपनी अपने खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर ले और उसको कैंसिल कर दे। तो इस तरीके से कंपनी डिबेंचर का जो पैसा है वो वापस कर देती है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, और इस मेथड का फायदा क्या है? ये जो चौथा मेथड है इसका फायदा क्या है? तो इस मेथड का फायदा ये है कि कंपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब भी कंपनी के पास सरप्लस फंड है, जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर सकती है, डिबेंचर को ओपन मार्केट से बाय बैक यानी ओपन मार्केट से परचेज कर सकती है। ठीक है, तो ये इस मेथड का पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है इस फोर्थ मेथड का, कि जब भी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं मार्केट में जब डिस्काउंट पे हो, सस्ते हो, नॉमिनल रेट से कम रेट पे हो, तब कंपनी परचेज कर ले। ठीक है, तो इससे क्या है, कंपनी को फायदा हो जाएगा ना। 100 रुपए के डिबेंचर है, अगर मार्केट में जब 95 पर हो, 100 रुपए से जब भी कम वैल्यू पर हो, तब कंपनी अगर इन डिबेंचर को बाय बैक कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो कंपनी को क्या हुआ, कम पैसा देना पड़ा, 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया कंपनी को। तो ये एक फायदा मिल जाता है कंपनी को। तो ये फोर्थ मेथड जो है ना, इसके 2 बेनिफिट्स हैं। तो दीज वेर द 4 मेथड्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री। इस केस में जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है तो सिंपल सी 2 जर्नल एंट्री होती है। कौन कौन सी एंट्री होती है? पहली एंट्री है अमाउंट ड्यू की, जब डिबेंचर होल्डर को जो भी अमाउंट देना है, जो भी रिडम्पशन के टाइम जो भी अमाउंट मिलेगा, जब वो अमाउंट ड्यू होता है उसकी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है? पेमेंट की, जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। तो सिंपल सी 2 जर्नल एंट्री होती है रिडम्पशन के टाइम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो डिबेंचर्स होते हैं
वो एट पार भी रिडीम हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, कंपनी उन्हें प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है, या फिर डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे भी रिडीम होते हैं। ठीक है, वैसे ये जो तीसरा केस है ना, ये स्पेशल केस है, इसको मैं अभी अलग से बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली हमने पढ़ा था एट पार भी रिडीम होते हैं, प्रीमियम पे भी रिडीम होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, एक चीज जब हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो याद करिए डिबेंचर्स अकाउंट को क्या करते थे, डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे। तो इशू के टाइम डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होते थे, तो रिडम्पशन के टाइम क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, किसको पेमेंट हो रहा है, डिबेंचर होल्डर को हो रहा है ना, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो डिबेंचर्स होल्डर, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये सिंपल सी एंट्री होगी एट पार के केस में। बट कंपनी अगर डिबेंचर को रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, तो उस केस में क्या होगा, हम जानते हैं अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करती है तो कंपनी को नुकसान होता है, लॉस है ना ये कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ रहे हैं। 100 रुपए के डिबेंचर को 105 पे अगर कंपनी रिडीम कर रही है तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, दिस इज द लॉस, कंपनी के लिए लॉस है। तो एंट्री क्या होगी, यही पार वाली एंट्री होगी, बस इसमें क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। राइट, नेक्स्ट केस, जो तीसरा केस है वो क्या है, डिबेंचर जब डिस्काउंट पे रिडीम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जनरली जो कंपनी है वो डिवेंचर को डिस्काउंट पे नहीं रिडीम करती है, हम पढ़ चुके हैं ये बात। लेकिन जब हमने ये जो 4 मेथड्स अभी पढ़े थे, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था वो क्या था, कंपनी जब डिवेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब मार्केट में डिवेंचर डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 100 रुपए के डिवेंचर जब 95 पे सपोज करिए अवेलेबल हैं, तो उस समय कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के डिबेंचर्स खुद खरीद लेती है, बाय बैक कर लेती है। ठीक है, तो उस केस में हम ये एंट्री करते हैं। क्या एंट्री है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जैसे हमने एट पार के केस में किया था वही एंट्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी को गेन होगा ना, अगर कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर रिडीम करेगी तो गेन होगा। तो उस गेन हम जानते हैं, क्योंकि गेन को हम क्रेडिट करते हैं, तो सिंपल सी ये अकाउंट और हम इसमें जोड़ेंगे। क्या है, टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। राइट, तो ये किया जाएगा एंट्री इन केस ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीम एट डिस्काउंट। और याद रखिए इन तीनों में से कोई एक ही एंट्री करेंगे, ये बात तो आपको पता है ना, या तो डिबेंचर एट पार रिडीम होंगे, या प्रीमियम पे होंगे, या डिस्काउंट पे होंगे। ऐसा मत करिएगा कि तीनों कर दीजिएगा, इन तीनों में से ये 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको एक एंट्री करनी है। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री, जब डिबेंचर होल्डर को जो भी अमाउंट देना है वो ड्यू होगा, तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री करेंगे। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, पेमेंट की एंट्री है। ठीक है, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है ना। ठीक है, बैंक गिवर है, तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2 एंट्री केवल की जाती है, पहली एंट्री जब अमाउंट ड्यू होगा, दूसरी एंट्री जब पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट के टाइम क्या होगा, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा दे दिया। ठीक है, बैंक गिवर है इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, चाहे चारों मेथड में से कोई भी मेथड कंपनी यूज करे, हमने अभी 4 मेथड्स पढ़े थे ना, 4 मेथड्स में कोई भी मेथड कंपनी यूज करे, जो जर्नल एंट्री है वो बेसिक जर्नल एंट्री यही 2 एंट्रीज रहेंगी। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी, इसने 15,000 डिवेंचर इशू किए हैं, और ये 14% वाले डिवेंचर हैं। 14% वाले डिवेंचर मतलब कि जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पे वो 14% है। वैसे इसका कोई अभी यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, बट मैं बता रही हूँ बस। 14% वाले डिवेंचर हैं और इनकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज
ईच हैं और इन्हें इशू किया गया है एट पार और रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पे। खास बात है, रिडीम हो रहा है ये प्रीमियम पे, और कितने का प्रीमियम? 4% का प्रीमियम है। ठीक है, समझ में आ गया? 100 रुपए का डिवेंचर है जो एट पार इशू हो रहा है और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, और प्रीमियम का परसेंट क्या है? 4%। तो आपको करनी है जर्नल एंट्री इन केस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इशू के टाइम देखेंगे कि इशू के टाइम कौन सी एंट्री होती है। तो इशू के टाइम हम पढ़ चुके हैं, सिंपल सी 2 जर्नल एंट्री होती है। यहाँ पे हम मान रहे हैं कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं पूरा पैसा एक बार में रिसीव हुआ है कंपनी को। ठीक है, तो इशू के टाइम 2 सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि रिडम्पशन के टाइम भी क्या होता है? 2 सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है। कौन कौन सी? जब अमाउंट ड्यू होता है वो, और जब कंपनी पेमेंट कर देती है वो। ठीक है, तो रिडम्पशन के टाइम की 2 जर्नल एंट्री और इशू के टाइम की 2 जर्नल एंट्री। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी को जब पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है जब रिसीव हो रहा होता है, तब एंट्री क्या होती है? तो बैंक इज अ रिसीवर ना, तो बैंक को हम डेबिट करते हैं। जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है? तो 15,000 डिबेंचर है। ठीक है, और 100 रुपए पर डिबेंचर रिसीव हो रहा है। यहाँ पे एट पार कंपनी इशू कर रही है ना डिबेंचर, तो यानी 100 रुपए रिसीव हो रहा है। तो 15,000 डिबेंचर है, 100 रुपए रिसीव हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 15 लाख। ठीक है, तो यानी डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आ रहा है? 15 लाख। राइट, तो ये पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में जो फंड होता है उसको क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है डिबेंचर्स अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री इस चीज की होती है। अब एक चीज और खास बात, हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डिबेंचर को रिडीम किया जाता है प्रीमियम पे, जब भी डिबेंचर रिडीम होता है प्रीमियम पे, तो याद करिए हम कौन सी एंट्री करते थे। तो यहाँ पे एक खास बात है कि जब भी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होता है, तो मैंने बताया था कि एक अकाउंट डेबिट किया जाता है, एक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, ठीक है, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। कंपनी को नुकसान हो रहा है ना। 100 रुपए के डिबेंचर पे कंपनी को 104 रुपए रिडम्पशन के टाइम देना पड़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए लॉस है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक अकाउंट डेबिट करते हैं, एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्या करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट क्या करते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो भी प्रीमियम कंपनी दे रही है रिडम्पशन के टाइम, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी टोटल? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, चलिए देखते हैं अमाउंट क्या क्या डलेगा इसमें। डिबेंचर एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? कितना आया है? जितना रिसीव हुआ है, 15 लाख रिसीव हुआ है ना, तो 15 लाख आएगा। फिर कंपनी प्रीमियम कितना दे रही है? बताइए, क्वेश्चन में प्रीमियम कितना दे रही है? 4% का दे रही है। तो आप क्या करेंगे? आप 15 लाख, 4% का प्रीमियम दे रही है ना, तो 15 लाख का आप निकालेंगे 4%। ठीक है, 15 लाख का आप 4% निकालेंगे, यू विल गेट 60,000। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा? 60,000। और यही अमाउंट जो 15 लाख रिसीव हुआ, ये कहाँ जाएगा? डिवेंचर्स अकाउंट में। और प्रीमियम कितना दे रही है रिडम्पशन के टाइम? 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप अमाउंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ रिडम्पशन के टाइम ये 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री जब पैसा रिसीव हो रहा है, दूसरी एंट्री जब एडजस्ट किया जा रहा है उस एप्लीकेशन मनी को। राइट, चलिए देखते हैं अब रिडम्पशन के टाइम। जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही होती है, तो उस समय कौन सी एंट्री होती है? तो बताया था पहली एंट्री क्या होगी? जब अमाउंट ड्यू होता है। ठीक है, तो ड्यू के टाइम क्या एंट्री होती है? ड्यू के टाइम देखिए, रिसीव के टाइम हमने डिबेंचर्स को क्या किया था? अकाउंट को डेबिट किया था ना, सॉरी क्रेडिट किया था ना। तो हम रिडीम के टाइम क्या करेंगे? उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? 14% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं ना, और प्रीमियम पे अगर रिडीम हो रहे हैं तो वो लॉस है, इसलिए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ अकाउंट को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमने डेबिट किया है।
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। किसको पेमेंट हो रहा है? डिवेंचर होल्डर को हो रहा है ना, तो उसे क्रेडिट कर दिया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, राइट। अब 14% डिवेंचर्स अकाउंट में कितना पैसा गया है? ऊपर देखिए 15 लाख गया है ना, तो यहाँ पर डालेंगे 15 लाख। कितने का प्रीमियम दे रहे हैं? 60,000 का प्रीमियम दिया जा रहा है ना रिडम्पशन के समय। तो अभी हमने ऊपर निकाला था, कैसे निकाला था? 15 लाख का आप क्या करेंगे? 4%, 4% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो प्रीमियम कितना है? 60,000 है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को फिर फाइनली कितना पेमेंट होगा? इन दोनों का सम करिए, 15 लाख 60,000 का पेमेंट होगा। ठीक है, अब आखिरी एंट्री देखते हैं। आखिरी एंट्री पेमेंट की है। जब पेमेंट होगा डिवेंचर होल्डर को, तो एंट्री क्या होती है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? 15,60,000। सिंपल। तो ये सिंपल सी दो जर्नल एंट्री की जाती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, और ये सिंपल सी दो जर्नल एंट्री की जाती है एट द टाइम ऑफ इशू, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे अगर नहीं समझ में आया, मुझे पता है वैसे समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इन वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। Okay, so thank you and have a good day. See you in next lecture. God bless you.